नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव अब बहुत निकट आ गया है। कुछ दिनों पहले एक चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र भी जारी हुआ, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि शायद 16 फरवरी को ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और 16 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, वो एक पत्र वायरल जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव की तैयारियां बहुत तेज हैं, खास तौर पर राजनीतिक दलों के बीच में। इसमें भी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, जो देश के दो बड़े दल हैं, उनके शीर्ष नेताओं की बात करें तो फिर से एक बार आरक्षण का मुद्दा बहुत जोर शोर से गुंजायमान है। इससे संबंधित एक पोस्ट भी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी, आज ही लिखी। आरक्षण, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक तरफ लगातार जो पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस दौरान भी या उससे पहले से लेकर के और लगातार वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और जाति, उसके पीछे उनका तर्क है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि इस देश में के बाशिंदों में से किसकी कितनी बड़ी आबादी है, तो बिना उसके जाने हम उनके कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए कोई योजना बना नहीं सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। आरक्षण का मुद्दा हर चुनाव के पहले एक बार गर्म जरूर होता है, और अब जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू का उल्लेख किया। जो पंडित नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू जी आरक्षण नहीं मानते थे, उनका आरक्षण में कोई विश्वास नहीं था। इसकी पड़ताल शुरू हुई कि नेहरू ने क्या कहा था, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को क्या पत्र लिखे थे। सोशल मीडिया पर विभिन्न समाचार पत्रों की वेबसाइट्स पर इस बारे में पिछले 2-3 दिनों के भीतर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। बहुत से स्वतंत्र यूट्यूबर्स जो मीडिया संस्थान को छोड़ करके आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का वीडियो चैनल लॉन्च किया और उस पर काम करना शुरू किया है, वहां भी इस बात की चर्चा जोर शोर से है। दरअसल मेरा भी मानना है कि किसी भी देश के लिए प्रगति, विकास के कुछ मायने होते हैं, और उसमें इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हर
योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हमारे अपने देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वर्षों से नहीं, शायद सदियों से दबा कुचला है, वंचित है। आखिर उनका विकास कैसे होगा, उन्हें समाज की मुख्य धारा में किस तरह से लाया जा सकता है, उन्हें उनका हक किस तरह से दिलाया जा सकता है, शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर के जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और उस पर जो विचार रखे गए और प्रथम 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू किया गया, तब ये किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आज 2024 में भी आरक्षण को लेकर के इतनी गहमागहमी होगी। आपको बताते चले, मैंने इस बारे में बहुत कुछ खोजा, जानने की कोशिश की कि जब आजादी के बाद से ही, जब संविधान लागू हुआ तब से ही आरक्षण इस देश में चला आ रहा है, तो इसके पीछे इस आजाद भारत के पहली सरकार ने आखिर वो क्या प्रस्ताव पारित किया, उस संविधान सभा में क्या चीजें रखी गई, क्या बातें रखी गई, पंडित नेहरू ने क्या कुछ कहा, उस बारे में मैंने बहुत कुछ खोजा। वेबसाइट्स के जरिए, अखबारों की बात करें तो चाहे वो राष्ट्रीय हिंदी दैनिक जनसत्ता हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, या इस तरह के और भी जो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हैं, उन सब ने इस मुद्दे पर बड़े विस्तार से लिखा है, जिसके अनुसार बहुत कुछ विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है। विकिपीडिया हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, असंख्य लोगों के लिए ज्ञान प्राप्ति का एक भंडार भी है, जहां आप जिस देश के बारे में, भारत के बारे में जो कुछ भी आपको जानना हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना हो, किसी महापुरुष के बारे में जानना हो, तो विकिपीडिया आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो वेबसाइट्स के जरिए जो मैंने खोज करके निकाला अपने लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जो कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा, उसके अनुसार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। अगर कहें कि संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसका ही परिवर्तित रूप है, तो गलत नहीं होगा। अगर पंडित नेहरू ने इस तरह की बात की, तो आखिर वो क्या वजह हो सकती है जिसके चलते आज ये कहना पड़ रहा है कि पंडित नेहरू आरक्षण की मुखालफत करते थे। आपको बता दें कि
पंडित नेहरू ने 27 जून 1961 को लिखे पत्र में आरक्षण का जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं वे यानी इस भारत भूमि पर रहने वाले वो दबे कुचले वंचित समुदाय को संबोधित कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं, विशेषकर नौकरियों में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। अब अगर ऐसा पंडित नेहरू कहते हैं तो इसके पीछे उनकी एक गहरी सोच होगी, क्योंकि पंडित नेहरू कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने भारत को जाना था, भारत को पढ़ा था, साथ ही उन्होंने दुनिया को जाना था और दुनिया को पढ़ा था। अगर आज की तारीख में मैं खुद ये कहूं कि आरक्षण दे करके, वो भी खास तौर पर नौकरियों में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, आप दो तरह की विचारधारा को, दो तरह के लोगों को एक समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक दक्ष व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, प्रतिभावान युवा होता है, और दूसरी तरफ वो जो सदियों से पिछड़ा है, दबा कुचला है, वो होता है। दरअसल चर्चा जिस बात पर होनी चाहिए आज इस आजाद हिंदुस्तान में, चर्चा उस ओर कभी होती ही नहीं है। आज का समाज, आज का युवा, वो आरक्षण हासिल करने का प्रयास कभी नहीं करेगा। उसका स्वाभिमान, उसका आत्मस्वाभिमान इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। 1946, 1950 और 2024 में बाकी बहुत कुछ बदल चुका है। देश का नक्शा बदल चुका है, देश की हकीकत बदल चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए रोजगार की, काम की, तो वो हमारे पास है नहीं। इस हिंदुस्तान के पास आज सबसे बड़ा संकट रोजगार का संकट है। युवाओं को इस आरक्षण के बाद भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो इस देश के संविधान निर्माताओं ने सोची थी। वो जो देना चाहते थे वो आज तक नहीं मिल पाई। और जो आरक्षण केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था, उसे पंडित नेहरू की ही सरकार ने 10 साल के बाद भी फिर से उसका नवीनीकरण किया, और ये नवीनीकरण हर 10 साल के बाद होता रहा है। धीरे धीरे नौबत यहां तक पहुंच गई कि देश की आबादी का 50% हिस्सा आरक्षित हो चुका है नौकरियों के लिए। अब उसी कांग्रेस के, उसी नेहरू गांधी परिवार को बिलोंग करने वाले
राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब ये 50% की जो सीमा है उसको भी वो तोड़ देंगे। ये आरक्षण कहां तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये तो अब राहुल गांधी जब कभी सत्ता पर काबिज होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में जब आपके पास रोजगार के संसाधन ही नहीं है, तो ये आरक्षण किसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, और आरक्षण ही विकल्प क्यों है? इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग, वो चाहे प्रोफेसर हो, साहित्यकार हो, रचनाकार हो, सभी ये मानते हैं कि आज अगर देश को जरूरत है तो शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। सरकार अगर हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, और वो शिक्षा न केवल साहित्य में, कला में, वाणिज्य में हो, बल्कि वो तकनीकी शिक्षा में भी वो लागू हो, वो ज्यादा लाभदायक होगा देश को आगे ले जाने के लिए। शिक्षा मतलब बौद्धिक रूप से किसी भी युवा को परिपक्व करना है, न केवल उसे साक्षर बनाना है। इस देश में एक विडंबना है कि रह रह करके शिक्षा का नारा जरूर दिया जाता है। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी एक प्रस्ताव, एक कानून पास किया था और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार हर बच्चे को प्रदान किया था, वो उनका हक बताया था। लेकिन वो निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, वो पॉलिसी ही लागू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने मां बाप के साथ कामगार की तरह, मजदूर की तरह होश संभालते ही काम करने लगते हैं। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए इस अवस्था में, इस बाल्य अवस्था में, वहां जाकर के कूड़ा कचरा बनते हैं। लोगों के लिए, सुविधा संपन्न लोगों के लिए बहुत सी चीजें उनके आदेश पर दुकानों से खरीद करके लाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। मगर उनसे अगर ये बात की जाए कि क्या वो स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, तो वो साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि हम स्कूल जितना समय हम स्कूल में व्यतीत करेंगे, उतने समय में हम अपने मां बाप का, अपने परिवार का हाथ बटा लेंगे, 4 पैसा कमा करके। तो जिस देश में इतनी गरीबी हो, मुफलिसी हो, वहां इन बच्चों को शिक्षा कैसे मिले? सरकार हो कोई भी, या शासन हो, प्रशासन हो, हर तरफ हर बार ये कोशिश की जाती है, हर किसी की ये कोशिश होती है कि कोई भी कानून अगर पास हुआ है देश की बड़ी संसद में, देश की बड़ी पंचायत में, तो उसे लागू किया जाए।
कभी कभी इसके लिए कड़ाई भी बरती जाती है। लेकिन इन बच्चों को जो ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, जो शराब की दुकानों के आसपास देखे जाते हैं, उन बच्चों पर यह सख्ती लागू करने की कोशिश इस देश में मेरे समझ से, मेरी निगाह में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस तरह के अपने जीवन में देखा नहीं। आखिर क्यों हम दिवाली पर उन बच्चों के साथ जाकर के नौटंकी ही सही उनके साथ पटाखा छोड़ते हैं, होली में जाकर के उनके साथ रंग खेलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम गरीबों के मसीहा हैं। उन्हें शिक्षित करने के लिए हम क्यों नहीं आगे आते? क्या इसके लिए भी पंडित नेहरू ने मना किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मना किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना किया था? मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 75, 76, 78 साल की बात कर रहा हूं। इस देश में कभी भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सख्त कानून का पालन करते हुए कभी नहीं देखा। ठीक ऐसे ही इस देश में स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा अभी 2 साल पहले आप सब देशवासी देख चुके हैं। जब कोरोना वायरस आया तो किस तरह की अफरा तफरी मची। अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। लाखों करोड़ों लोग असमय ही काल कलवित हो गए। बावजूद इसके आज की तारीख में भी देश की जनता को स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मुहैया नहीं है। इस देश में बहुत कुछ निर्माण हो रहा है, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, हवाई यात्रा दिखाई दे रही है, सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। लेकिन आबादी के अनुपात में जिस तरह से अस्पताल होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, सीएचसी और पीएचसी होनी चाहिए, वो नहीं है। आबादी के हिसाब से जितने डॉक्टर होने चाहिए वो भी नहीं है। हम मतलब हमारी शासन व्यवस्था ऐसी है, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो आपको विकास के मॉडल के रूप में बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत क्या है उसकी तरफ शायद कम ध्यान जाता है।
न स्वास्थ्य पर कोई ध्यान है, न शिक्षा पर कोई ध्यान है, काम है नहीं, रोजगार के संसाधन है नहीं, लेकिन आरक्षण जरूर पर चर्चा होगी। कोई पक्ष में बयान देगा, कोई विपक्ष में बयान देगा। और उन दोनों के अनुयायी आपस में कट मरेंगे, लड़ मरेंगे। हकीकत क्या है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए आगे नहीं आता है। आजादी के बाद भी, आजादी के 77-78 साल के बाद भी हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, एक नया विचार दिया। आज हम बात उनकी करने लगे हैं, लेकिन तब से गंगा में कितना पानी बह गया, इसकी तरफ शायद कम सोचते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास उनके अनुपात में, आबादी के अनुपात में न अस्पताल हैं, न डॉक्टर हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्कूलों में छात्र और शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, सालों से रिक्त हैं, मगर उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अब एक नया तरीका खोजा गया है, संविदा पर शिक्षक भी रखे जा रहे हैं और संविदा पर सफाई कर्मी भी रखे जा रहे हैं। क्या ये सोच थी गांधी की, नेहरू की, पटेल की, अंबेडकर की? शायद नहीं। मैंने जितना गांधी नेहरू को पढ़ा, पटेल को जितना जाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जितना जाना, वो सभी शिक्षा और स्वास्थ्य के हिमायती रहे। इसका विरोध किसी ने नहीं किया। और अगर 1946 में नेहरू अगर ये कहते हैं कि वो आरक्षण के हिमायती नहीं हैं, तो उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आपको बतावें कि आजादी के 2 महीने बाद, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके 2 महीने बाद 15 अक्टूबर 1947 से पंडित नेहरू ने, जब तक वो जीवित रहे, अपने मुख्यमंत्रियों को लगातार पत्र लिखते रहे। इस संबंध में अगर हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर की बात करें, तो जो पत्र नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा करते थे, उन पत्रों में नेहरू के राजनीतिक विचारों को प्रदर्शित किया गया है। नागरिकता और लोकतंत्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक की चर्चा है।
इस संबंध में नेहरू के पत्रों को संकलित करके माधव खोसला ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसके अनुसार 27 जून 1961 को लिखे एक पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने आरक्षण की बात की थी। उस समय 1950 में तैयार किए गए संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय को 10 साल की अवधि के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया था। इस अनुच्छेद को बाद में 1969, 1980, 1989, 1999 में संशोधित किया गया और वर्तमान में आरक्षण को, जो अब भी लागू है, अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए 80 साल और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 70 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जाति या समूह को दिए जाने वाले आरक्षण और विशेषाधिकारों की पुरानी आदत से बाहर निकलने की बात से की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में यह तय किया गया था कि कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। पंडित नेहरू आगे कहते हैं कि यह सच है कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं। बावजूद इसके मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं, विशेषकर नौकरियों में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। जिस पल हम दोयम दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं, हम खो जाते हैं। उन्होंने तब तर्क दिया था, मतलब पंडित नेहरू ने तर्क दिया था कि पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका अच्छी शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के अवसर देना है। उन्होंने कहा था, बाकी सब कुछ किसी न किसी प्रकार की बैसाखी है जो शरीर या स्वास्थ्य की ताकत में इजाफा नहीं करते। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में 2 निर्णय लिए हैं, सार्वभौमिक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा और छात्रवृत्ति। मैं प्रतिभाशाली और सक्षम लड़कों और लड़कियों पर जोर देता हूं, क्योंकि वे ही हमारे मानकों को ऊंचा उठाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में संभावित प्रतिभा का विशाल भंडार है, बशर्ते उसे अवसर दी जाए, अवसर प्रदान की जाए। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जाति के आधार पर आरक्षण के लिए जाते हैं, तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बन जाते हैं। पंडित नेहरू ने अपने पत्र के निष्कर्ष में कहा कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का यह व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नति भी कभी कभी सांप्रदायिक या जातिगत विचारों पर आधारित होती है। इस रास्ते में न केवल मूर्खता है, बल्कि आपदा भी है। आइए हम पिछड़े समूह की हर तरह से मदद करें, लेकिन दक्षता की कीमत पर नहीं। ये पंडित नेहरू के विचार थे, जो उन्होंने संविधान सभा से लेकर के आजाद भारतीय गणराज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र में लिखा था। उस आजादी के 78 साल बाद, भारतीय गणतंत्र के 75 साल बाद, संविधान लागू होने के 75 साल बाद
भी हम आरक्षण को लेकर के आपस में बहस करते हैं। इसी बहस का एक नतीजा 90 के दशक में देखने को मिला था, जब एक प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त इस देश में कैसी आग लगी थी। अगर मैं ये कहूं कि उस दौर में या उस दौर से पहले इस भारतीय समाज में छुआछात, जात पात की भावना एक नई पीढ़ी के अंदर उसे दरकिनार करने की हो चली थी, वो भी उसके बाद अपने ऊपर, अपने विचारों पर एक बार फिर से चिंतन करने के लिए विवश हुए। एक बड़ी खाई खींच दी गई। क्या हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं? इस देश को शिक्षा की, मैं फिर कहता हूं कि इस देश को शिक्षा की जरूरत है, इस देश को स्वास्थ्य की जरूरत है। यहां मंडल और कमंडल की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम, मेरे इन विचारों से बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचेगी, वो मुझे गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो इस देश को आरक्षण की नहीं, बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस अनुरोध के साथ कि इस वीडियो को पूरा सुनें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।